हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे नेल्सन मंडेला का पूरा नाम लिखा हुआ है नेल्सन रोली लला मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला जी का पूरा नाम है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में दिए गए बिफोर यू रीड नाम के इस सेक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपार्थाइड के बारे में बताया गया है कि अपार्थाइड क्या है। तो देखिए, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड एक राजनीतिक व्यवस्था है। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। दैट सेपरेट्स का मतलब होता है अलग करना। तो जो अलग करती है पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि लोगों को उनकी नस्लों के हिसाब से। रेस का मतलब होता है नस्लें। जैसे कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, इसका मतलब वो अलग अलग नस्ल के हैं। तो लोगों को उनकी नस्ल के हिसाब से अलग करना अपार्थाइड सिस्टम का काम था। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, तीनों में से कौन सी कंट्री नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो तीनों में से किस कंट्री के पास हाल ही में ये राजनीतिक व्यवस्था थी। यहाँ पर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया गया है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये व्यवस्था थी, मगर वहां पर इसे अपार्थाइड के नाम से नहीं जाना जाता था और ये अबॉलिश हो चुकी थी बहुत पहले, यानी कि आज के लगभग 70-80 साल पहले इसको अबॉलिश कर दिया गया था वहां पर। इसके बाद ऑप्शन 2 है साउथ अफ्रीका। तो आपका जो एक करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि 1994 तक ये अपार्थाइड सिस्टम चला था। इसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, वहां भी अपार्थाइड के जैसा ही सिस्टम था। नस्लों के आधार पर लोगों में फर्क किया जाता था, मगर ऑस्ट्रेलिया वो देश नहीं है जहां पर ये बहुत ही रिसेंटली मौजूद रही हो। तो चलिए चलते हैं पॉइंट 2 पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है। सबसे पहले पूछा गया है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है वैसे ही अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी और मंडेला उसके एक सदस्य थे। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। स्पेंट अ लाइफ टाइम यानी कि एक पूरी जिंदगी बिता दी। फाइटिंग अगेंस्ट, लड़ने में, किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ, यानी इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में नेल्सन मंडेला जी ने और उनकी नेशनल कांग्रेस जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी लगा दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स। मंडेला को 30 साल बिताने पड़ गए इन प्रिजन, जेल के अंदर। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड। डेमोक्रेटिक यानी कि राजनैतिक, इलेक्शंस यानी कि चुनाव। तो राजनैतिक चुनाव होते हैं आखिर में। वेयर हेल्ड यानी कि होते हैं इन साउथ अफ्रीका इन 1994। साउथ अफ्रीका में 1994 में। तो आखिरकार लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला बनते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि पहले काले राष्ट्रपति, आश्वेत जिसे कहते हैं, ऑफ अ न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। एक्सट्रैक्ट कहते हैं हिस्से को, तो इस हिस्से में उनकी ऑटोबायोग्राफी की, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी जिसको हम उनकी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और उसी से एक हिस्सा लिया गया जिसको इस चैप्टर में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स, मंडेला कहते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में। ओकेशन होता है अवसर, घटना। तो ये एक ऐतिहासिक अवसर होता है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं द इनऑगुरेशन, यानी कि उद्घाटन। इनॉगुरेशन का मतलब होता है उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं, व्हाट द ओकेशन माइट बी, वो अवसर क्या रहा होगा या क्या हो सकता है।
Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। तो आप अपने अंदाजे को 10 मई 1994 की बीबीसी की एक खबर से परखें। बीबीसी का मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ये एक न्यूज एजेंसी है। यहाँ पर जो न्यूज ये प्रेजेंट कर रहे थे उसी का कोई एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है इस स्टोरी से पहले, और इसे आप पढ़ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ओकेशन क्या रहा होगा, उद्घाटन का वो समय क्या रहा होगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। गोरों के 300 सालों के हुकूमत के बाद, 3 centuries यानी कि 3 सदियां, और एक सदी में आपको 100 ईयर्स देखने को मिलते हैं, तो इससे 300 साल यहाँ पर बनते हैं। या 3 सदियों के गोरे लोगों के शासन के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन चुके हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स। यानी कि मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जैसे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे ही वहां पर एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। तो इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 252 सीट्स मिली हैं 400 में से। तो मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 252 सीट्स के साथ जीत चुकी है इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी कि पहले लोकतांत्रिक चुनाव में। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी कि पहले लोकतांत्रिक चुनाव में। ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की इतिहास के, यानी कि ये साउथ अफ्रीका के इतिहास का पहला चुनाव था जो डेमोक्रेटिक था। इसके आगे लिखा हुआ है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। यानी कि जो उद्घाटन है, इसका जो समारोह है वो कहाँ होता है? यूनियन बिल्डिंग्स में होता है, यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर एक स्टेडियम टाइप की जगह होती है जो पूरी तरीके से खुली होती है, एक स्टेज के सामने बैठने की बहुत ही बड़ी जगह होती है, उसे एम्पी थिएटर कहा जाता है। ये प्रेटोरिया में है। प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका की एक कैपिटल है। साउथ अफ्रीका के पास आपको 3 कैपिटल देखने को मिलेंगी, एक है प्रेटोरिया, दूसरी है ब्लूम फाउंटेन और तीसरी है केप टाउन। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, यानी कि नेता और जाने माने लोग इसमें सम्मिलित हुए। डिग्निटरीज का मतलब होता है जाने माने लोग। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, यानी कि 140 से भी ज्यादा देशों से, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के। तो पूरे विश्व के 140 से भी ज्यादा देशों के नेताओं और जाने माने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इसे अटेंड किया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं, ये खूबसूरत सी जमीन अनुभव करेगी किसी एक का किसी दूसरे के ऊपर जुल्म को। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा। एड्रेस का मतलब भाषण और ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म करना, किसी को तंग करना। जुबिलेंट सीन्स on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। यानी कि जुबिलेंट, शानदार, सीन्स, नजारे, तो शानदार नजारे, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया, प्रेटोरिया की गलियों में शानदार नजारे थे। फॉलोड द सेरेमनी, सेरेमनी के बाद, विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड्स। देखिए ब्लैक का मतलब तो ये आप समझ लीजिए काला हो गया, व्हाइट्स का मतलब सफेद हो गया, लेकिन कलर्ड्स का क्या मतलब होगा? ये कलर्ड्स का मतलब उन लोगों से है जो ना तो ज्यादा काले हैं ना तो ज्यादा सफेद हैं, जैसे कि ब्राउन पीपल। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ब्राउन लोग ही देखने को मिलते हैं। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, साथ मिलकर के जश्न मना रहे थे। तो शानदार नजारे प्रिटोरिया की गलियों में देखे जा सकते थे समारोह के बाद या फिर उत्सव के बाद, जिसमें काले, सफेद और रंग बिरंगे लोग साथ मिलकर के जश्न मना रहे थे
more than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो more than 100,000 यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने, कहाँ के, साउथ अफ्रीकन मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरतों और बच्चों ने, ऑफ ऑल रेसेस, हर नस्ल के, सैंग एंड डांस विद जॉय, साथ में गाया और नाचा, आनंद के साथ, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा अफ्रीका के आदमी, औरत और बच्चों ने साथ में नाचा और गाया आनंद के साथ। ये बीबीसी की रिपोर्ट का एक हिस्सा था। तो इसको आप पढ़ करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को उस दिन एक हिसाब से इंडिपेंडेंस मिली थी। साउथ अफ्रीका में पहली दफा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे और कोई ब्लैक प्रेसिडेंट, पहली दफा 300 सालों के बाद पहली दफा कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था वहां पर। तो लोग इसीलिए खुश थे क्योंकि फाइनली उनको ब्रिटिश या फिर गोरे लोगों से आजादी मिल गई थी। अब वो अपने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को जारी रख सकते थे, अपनी सरकार बना सकते थे, जैसे इंडिया को 1947 में आजादी मिली थी। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 252 सीट्स पे इनकी ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी ये विन हुई थी और 400 सीट्स थी, तो ऐसे ही जो इंडिया की पार्लियामेंट है, तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि कितनी टोटल सीट्स होती हैं पार्लियामेंट में? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहां से ये स्टोरी शुरू होगी। इसके बाद आप देखेंगे जो अगला पेज है, यहाँ पर आपके सामने एक्टिविटी नाम का सेक्शन दिया गया है। इस एक्टिविटी सेक्शन को हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चंस वहीं पर उसी एक वीडियो में सॉल्व करे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम स्टोरी को कवर करेंगे और स्टोरी का क्या मतलब है ये सीखेंगे। पेज में हम जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। ये डॉन्ड है, इसका मतलब ये होता है कि उजाला होने से पहले जो एक रोशनी आसमान में होने लगती है सुबह होने के वक्त, उसी को डॉन कहा जाता है। तो ये डॉन्ड यानी कि सवेरा होना। तो जो 10 मई की सुबह थी वो कैसी थी? ब्राइट एंड क्लियर, साफ थी और चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था। प्लेजेंटली का मतलब होता है खुशी खुशी और बिसीज्ड का मतलब होता है घिरे हुए होना। तो आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड यानी मैं घिरा हुआ था खुशी खुशी बाय डिग्निटरीज। डिग्निटरीज कौन होते हैं? वो लोग जिनकी इज्जत ज्यादा होती है, जो सम्मानित व्यक्ति लोग होते हैं, उन्हें डिग्निटरीज कहा जाता है। और पिछले पेज पे मैंने आपको इनके बारे में बताया था, जो सम्मानित लोग होते हैं उन्हें डिग्निटरीज कहते हैं। एंड वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स यानी कि विश्व के नेता। विश्व के नेता कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ये लोग विश्व में बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी हो छोटी हो, हर तरह की कंट्रीज के हेड होते हैं, इसीलिए इनको वर्ल्ड लीडर्स कहा जाता है। Who were coming, जो आ रहे थे, to pay their respects before the inauguration। इनागुरेशन का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है उद्घाटन। तो उद्घाटन से पहले जो लोग आ रहे थे, क्या करने आ रहे थे? पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए आ रहे थे। किसके लिए? सम्मान को प्रकट करने के लिए। किसके प्रति? नेल्सन मंडेला के प्रति। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, उद्घाटन जो था वो सबसे बड़ी भीड़ होने वाली थी, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की जमीन पर होने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय नेताओं की भीड़। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। देखिए सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन होता है बलुआ पत्थर। तो जो सेरेमनीज थी वो बलुआ पत्थर के बने एम्पी थिएटर में होने वाली थी, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि जो यूनियन बिल्डिंग से मिल करके बना हुआ था, इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया अभी मैंने आपको बताया ये एक कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका के पास आपको 3 कैपिटल देखने को मिलती हैं, प्रेटोरिया, केप टाउन और ब्लूम फाउंटेन। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। डिकेड्स कहते हैं दशकों को,
डिकेड यानी कि दशक और डिकेड्स यानी कि दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। व्हाइट सुपरमेसी यानी गोरों की सर्वोच्चता। तो ये रही थी गोरों की सर्वोच्चता की कुर्सी। इसका तो मतलब ये निकलेगा, लेकिन आप इसको ये कह सकते हैं गोरों की सर्वोच्चता की केंद्र थी ये जगह। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। अब ये एक जगह थी, साइट का मतलब होता है जगह, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, और गैदरिंग यानी कि इकट्ठा होने की, ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी कि अलग अलग रंगों के इकट्ठा होने की जगह थी, एंड नेशंस और राष्ट्रों के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक हो गया लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल यानी कि गैर नस्लीय, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। इंस्टॉलेशन कहते हैं स्थापित करने के लिए। स्थापित करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। तो ये एक इंद्रधनुष की जगह थी जहां पर तरह तरह के रंग के और राष्ट्र के लोग आए हुए थे साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे। ऑटम क्या होता है? देखिए, ऑटम कहते हैं पतझड़ को। तो जो पतझड़ का महीना होता है उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे पत्ते पेड़ों से जमीन पे गिर जाते हैं। तो वो एक अपने आप में ही एक बेहतरीन टाइम होता है वेदर को एंजॉय करने का। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस खूबसूरत से या उस प्यारे से पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ होना। तो मैं उस दिन अपनी बेटी जेनानी के साथ था। जेनानी इनकी बेटी का नाम है। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, ये पोडियम होता है जहां पर हम खड़े होकर के भाषण देते हैं। एक छोटी सी डाइस लगा दी जाती है आपके सामने, जिसके सामने खड़े होकर के हम लोग भाषण देते हैं, उसी को कहते हैं पोडियम। तो पोडियम पर मिस्टर डे क्लेयर्क, इसे आप पढ़ेंगे मिस्टर डे क्लेयर्क। तो ये मिस्टर डे क्लेयर्क थे पोडियम पर। was first sworn in as second deputy president। तो पोडियम पर पहले शपथ लेने वाले मिस्टर डे क्लार्क थे। किस तौर पे शपथ ली? सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर। तो द्वितीय उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले मिस्टर डे क्लेयर्क पहले व्यक्ति थे। देन फिर अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे आप देखेंगे लिखा हुआ है थाबो एम्बेकी। यहाँ इससे पहले हम लिख देते हैं देन। तो देन थाबो एम्बेकी वॉज sworn in as फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर थाबो एम्बेकी थे पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले। When it was my turn, जब ये मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड। प्लेज्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, सौगंध लेना। तो मैंने प्रतिज्ञा की टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओबे यानी कि पालन करने की, और अपहोल्ड यानी कि कायम रखने की। तो टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पालन करने और उसे कायम रखने की प्रतिज्ञा की। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? टू डिवोट माई सेल्फ। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना। तो स्वयं को समर्पित करने की। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। वेल बीइंग यानी कि भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक की यानी कि गणतंत्र की। तो स्वयं को गणतंत्र की भलाई के लिए समर्पित करने की। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की, यानी कि गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की। पूरा ये सेंटेंस होगा कि आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने सौगंध ली कि संविधान का पालन करूंगा और उसे कायम रखूंगा और स्वयं को समर्पित कर दूंगा गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी कि जमा हुए मेहमानों से। असेंबल्ड गेस्ट्स का मतलब होता है जमा हुए मेहमान, और द वॉचिंग वर्ल्ड यानी कि देख रही दुनिया से। आई सेड, मैंने कहा। क्या कहा इन्होंने? आगे देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी करते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारी यहाँ मौजूदगी से। प्रेजेंस होता है मौजूदगी,
तो यहाँ पर अपनी मौजूदगी से कन्फर ग्लोरी एंड होप। कन्फर का क्या मतलब होता है? कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। तो क्या करते हैं? प्रदान करते हैं ग्लोरी एंड होप। ग्लोरी कहते हैं यश को और होप कहते हैं आशा को। तो यश और आशा प्रदान करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई जन्मी आजादी को। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। तो आज हम सभी यहाँ पर अपनी मौजूदगी से नई जन्मी आजादी को यश और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यानी कि ऐसे अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं असाधारण को और ह्यूमन कहते हैं मानव को, डिसास्टर यानी कि बर्बादी। ह्यूमन डिसास्टर ये हो जाएगा मानव निर्मित बर्बादी। तो ऐसे अनुभव से जो एक असाधारण मानव निर्मित बर्बादी से मिली हो, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो काफी लंबे समय तक रही हो, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। प्राउड का मतलब होता है गर्व होना, घमंड होना। अब इसके बाद लिखा हुआ है वी हु वेयर आउटलॉज। पहले तो देखिए आउटलॉज का क्या मतलब होता है। आउटलॉज का मतलब होता है त्यागे हुए, छोड़ दिए गए, निष्कासित कर दिए गए, जिनसे कोई बात भी करना पसंद ना करे। तो वी हु वेयर आउटलॉज, हम वो थे जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था। नॉट सो लॉन्ग एगो, ज्यादा लंबे वक्त पहले नहीं। वैसे यहाँ पर टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लॉन्ग एगो इसका मतलब एक लंबा वक्त ही है। तो ज्यादा लंबे वक्त पहले नहीं हमें निष्कासित कर दिया गया था, हम आउटलॉज थे, बहिष्कृत थे। अच्छा देखिए, आप सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक जो थे इनके साथ अपार्थाइड का कानून जो था, पॉलिटिकल सिस्टम जो था, वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो थी उसने बना रखा था, या फिर गोरे लोगों की जो गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने बना रखा था। लेकिन ये जो आउटलॉज वर्ड है ये क्यों आया? ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्लियरेंस देना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आजादी आ चुकी थी। ज्यादातर कंट्रीज जो थी ब्रिटेन के और बाकी जो कॉलोनियल पावर्स थी, जैसे कि फ्रांस है, स्पेन है, तो इनके चंगुल से ज्यादातर कंट्रीज जो थी वो आजाद हो चुकी थी। वो टाइम पीरियड ऐसा था कि 99% जो कंट्रीज थी डायरेक्टली आजाद हो चुकी थी हर एक तरीके के बाउंडेशन से। लेकिन साउथ अफ्रीका में फिर भी अपार्थाइड कानून जैसे का तैसा ही था। तो लोगों ने इनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया, लोगों ने इनको निष्कासित कर दिया, यानी कि इसलिए निष्कासित कर दिया कि आप ये अपार्थाइड का कानून खत्म करिए, फिर हमारी और आपकी बात होगी। अगर आप अपार्थाइड का कानून अपने पास रखते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारे कोई भी ना इकोनॉमिकल रिलेशंस होंगे, ना पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे, इनको आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया कि हम लोग आउटलॉज थे, निष्कासित थे। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका असर ब्लैक्स पे भी पड़ रहा था, व्हाइट्स पे तो पड़ ही रहा था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हमें दिया गया है एक रेयर प्रिविलेज। रेयर का मतलब असाधारण और प्रिविलेज का मतलब अधिकार। तो आज हमें एक असाधारण अधिकार दिया गया है टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मेहमान नवाजी करने का दुनिया के राष्ट्रों का, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के राष्ट्रों का, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी जमीन पर। तो हम जो कुछ समय पहले या ज्यादा लंबे समय पहले नहीं निष्कासित थे, आज हमें ये अधिकार दिया गया है, या आज हमें एक खास अधिकार दिया गया है कि हम विश्व के राष्ट्रों की अपनी जमीन पर उनकी मेजबानी कर सकें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। यानी कि हम शुक्र करते हैं, we thank all, हम सभी का शुक्र करते हैं, of our distinguished international guests, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है खास। तो हम अपने सभी खास अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का शुक्र करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन। पोजेशन का मतलब ये होता है कि हिस्सेदारी लेना। तो
आ करके हिस्सेदारी लेने के लिए विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज यानी कि जो कुछ है, आफ्टर ऑल आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक सामान्य जीत न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव के सम्मान के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम जो कुछ समय पहले निष्कासित थे, आज हमें ये खास अधिकार दिया गया है कि हम विश्व के राष्ट्रों को अपनी धरती पर उनकी मेहमान नवाजी करें और हम सभी अंतर्राष्ट्रीय खास मेहमानों का शुक्र करते हैं कि वे आए और उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ हिस्सा लिया एक सामान्य सी जीत में जो न्याय के लिए है, शांति के लिए है और मानव के सम्मान के लिए है। फिर आगे लिखा हुआ है, We have at last achieved our political emancipation। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। तो हमने आखिरकार अपने राजनीतिक बंधनों से मुक्ति को हासिल कर लिया है। अचीव का मतलब होता है हासिल कर। We pledge, हम सौगंध लेते हैं, ourselves to liberate, स्वयं से आजाद कराने की, ऑल आवर पीपल, हमारे सारे लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जारी रहने वाले बंधनों से, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, तो जारी रहने वाले बंधनों से, ऑफ पॉवर्टी, प्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, डिप्राइवेशन का मतलब होता है अभाव यानी कि कमी, सफरिंग क्या होती है, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, जेंडर का मतलब होता है लिंग, और अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बाकी तरह के भेदभाव। कहने का यह मतलब है कि हम सौगंध लेते हैं स्वयं से अपने लोगों को आजाद कराने की, जारी रहने वाले बंधनों से, जो गरीबी का बंधन है, अभाव का बंधन है, कष्टों का बंधन है, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभावों का बंधन है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी। अब यहाँ पर आप देखिए, नेवर का मतलब कभी नहीं, फिर नेवर कभी नहीं, एंड नेवर अगेन दोबारा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी ये होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड कि ये खूबसूरत जमीन, विल अगेन एक्सपीरियंस दोबारा अनुभव करे, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर किसी एक के ऊपर किसी दूसरे के द्वारा जुल्म को, यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं ये होगा कि ये खूबसूरत सी जमीन किसी एक का किसी दूसरे के ऊपर जुल्म का अनुभव करे। द सन शैल नेवर सेट, सूरज कभी नहीं डूबेगा, ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, तो ऐसी शानदार मानव के अचीवमेंट पे यानी कि उपलब्धि पर, यहाँ पर अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, तो मानव की ऐसी शानदार उपलब्धि पर सूरज कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम ट्रेन, आजादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब इसके बाद देखिए आपके सामने ओरल कंप्रहेंशंस दिए गए हैं, तो इन ओरल कंप्रहेंशंस को हम एक अलग से जो सेपरेट वीडियो की बात मैंने की थी उसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। अब देखिए अगले पेज पे भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वही ओरल कंप्रहेंशन के, तो इनको हम बाद ही में कवर कर लेंगे। आगे की स्टोरी क्या है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद, मोमेंट्स कहते हैं छोटे से जो समय होता है उसको मोमेंट कहा जाता है, तो मोमेंट्स लेटर यानी कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठाना, आवर आईज अपनी आंखें, तो हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन ओ, ये आप ओ पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ओ होता है बस ये ओ, तो ये ओ इसका क्या मतलब होता है, ओ का मतलब होता है डर के साथ आश्चर्यचकित होना, यानी अचानक से जब आपके सामने कोई चीज आ जाती है तो आपके मुंह से अचानक से यही निकलता है ओ, तो ये सेम टू सेम वैसा ही साउंड है और इसका मतलब वही इमोशन होता है जो आप अचानक से किसी चीज को देख करके चौंक जाते हो या भयभीत हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो, तो वही मतलब इस वर्ड का है। तो इन ओ एज अ स्पेक्टाकुलर अरे। अच्छा अब ये स्पेक्टाकुलर क्या है, स्पेक्टाकुलर कहते हैं देखने लायक नजारे को,
ठीक है। स्पेक्टाकुलर अरे, अरे कहते हैं झुंड को, तो एक ऐसा झुंड जो देखने के लायक हो। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमानों का, हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स, सैनिक ले जाने वाले विमानों का। ट्रूप वर्ड यूज किया जाता है सैनिकों के लिए, तो सैनिक ले जाने वाले विमानों का। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, रोड का मतलब होता है गरजना, दहाड़ना। इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट यानी कि सटीक, और फॉर्मेशन यानी कि संरचना, सटीक संरचना में। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। तो कुछ ही पलों में या फिर कुछ समय के बाद हम सभी ने अपनी आंखें डर के साथ ऊपर उठाई, जैसे ही एक शानदार देखने लायक नजारा साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स यानी कि सैनिक ले जाने वाले विमानों का गरजता हुआ एक सटीक संरचना में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से होकर के गुजरा। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यानी कि बारीक सटीकता का। पिन पॉइंट यानी कि बारीक, और प्रिसीजन यानी कि सटीकता। जैसे परफेक्ट आपने देखा तो ये सटीकता संरचना के लिए थी, प्रिसीजन यानी कि कैलकुलेशन में जो सटीकता होती है। आप जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें और बिल्कुल डिटेल पे ध्यान देते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको करेक्टली सॉल्व कर दें बहुत ही भयानक क्वेश्चन को, तो वो प्रिसाइज माना जाएगा, वेरी प्रिसाइज। तो वैसे ही ये पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी कि एकदम सटीकता के साथ, बारीक सटीकता के साथ। एंड मिलिट्री फोर्स, और सेना के बल का। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था बारीक सटीकता और सेना के शक्ति का, सेना की ताकत का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन एक प्रदर्शन था। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब भी होता है प्रदर्शन। ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की वफादारी का। लॉयल्टी कहते हैं वफादारी को। टू डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट यानी कि एक नई सरकार के प्रति। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो चुनी गई थी आजादी के साथ और सही तरीके से। फेयरली यानी सही तरीके से, फ्रीली यानी आजादी के साथ। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल पलों पहले, पल या क्षणों पहले, पलों पहले, समय, कुछ समय पहले। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, यानी कि सबसे ऊंचे अधिकारी। हाईएस्ट जनरल यानी कि सबसे ऊंचे अधिकारी कहाँ के? साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के, यानी कि सेना के। एंड पुलिस, और पुलिस के, तो पुलिस के और सेना के सबसे ऊंचे अधिकारी। देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स, उनके सीने सजे हुए थे। बेडेक्ड का क्या मतलब होगा? सजे हुए होना। जिनके सीने सजे हुए थे विद रिबन्स, पट्टियों से, एंड मेडल्स, और पदकों से। फ्रॉम डेज गॉन बाई, बीते हुए दिनों से। बीते हुए दिनों का क्या मतलब है? बीते हुए दिनों का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका में जो 1994 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें नेल्सन मंडेला जी जीतते हैं, वो एक फ्री और फेयर गवर्नमेंट के लिए होता है, यानी कि जो आजाद हो, जो सही हो। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि अपार्थाइड का सिस्टम था, तो ये अपार्थाइड का सिस्टम किसी न किसी गवर्नमेंट के अंडर ही तो काम कर रहा था। तो उस टाइम पर जो ये जनरल्स थे, ये पुलिस के ऑफिसर थे या फिर मिलिट्री के ऑफिसर थे, इन्होंने बहादुरी जो दिखाई उस गवर्नमेंट के हिसाब से, तो इनको इनाम में ये रिबन्स और ये मेडल्स दिए गए। तो ये रिबन्स और मेडल्स इनके सीनों पर उस टाइम से सजे हुए हैं, ये इन्होंने पास्ट की गवर्नमेंट में कमाया था। लेकिन अब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, लेकिन बहादुरी तो बहादुरी होती है। ये मेडल्स और रिबन्स इनके पास बाकी रहे। सैल्यूटेड मी, मुझे सलाम करते हैं। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और सौगंध लेते हैं अपनी वफादारी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल यानी कि अनभिज्ञ होना, बेखबर होना, और फैक्ट का मतलब होता है बात, रीजन, कारण। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी बेखबर नहीं था दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ज्यादा सालों पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो सलाम नहीं करते, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे गिरफ्तार करते। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक,
देखिए फाइनली यानी कि आखिरकार, और सेवरन क्या होता है? सेवरन एक संरचना को कहते हैं। अक्सर आपने शाम के वक्त आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखा होगा। तो चिड़िया जब उड़ती हैं तो वो इस शेप में उड़ती हैं जैसे एक वी बना रखा हो, और इसी को क्या कहा जाता है? सेवरन कहा जाता है। ये जब बहुत सारे जहाज एक साथ उड़ते हैं तो भी ये शेप बना लेते हैं, और जो चिड़िया उड़ती हैं वो भी ये शेप बना लेती हैं उड़ने के वक्त। तो ये इसलिए होता है ताकि उनको उड़ने में आसानी हो सके। इसके मैथमेटिकल और एविएशन रूल्स जो भी हों उन्हें आप बाद में एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो सेवरन है वो ये शेप है वी टाइप का। वी भी होता है और कभी कभी और भी लेंथी होता है। तो ऐसे ही इम्पाला जेट्स जो थे, इम्पाला लड़ाकू विमान जो थे, उनका एक सेवरन आखिर में क्या होता है? फाइनली यानी कि आखिर में ये सेवरन जो होता है इम्पाला जेट्स का, वो धुएं की छाप छोड़ता है। स्मोक ट्रेल, ट्रेल कहते हैं छाप को। तो ये क्या करता है? धुएं की छाप को छोड़ता है ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। साउथ अफ्रीका के नए झंडे का काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग का धुआं छोड़ता हुआ निकलता है। इसके बाद हम चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ कहता है द डे वॉज सिंबलाइज्ड। सिंबलाइज्ड का मतलब होता है प्रतीकात्मक बनना। तो द डे वॉज सिंबलाइज्ड, दिन प्रतीकात्मक बन गया, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रगानों के गाए जाने की वजह से। देखिए यहाँ पर प्लेइंग लिखा है, सिंगिंग नहीं लिखा है, फिर भी मैंने कहा गाए जाने की वजह से, क्योंकि जब भी आप राष्ट्रगान को प्ले करेंगे तो बेसिकली उसको गा ही रहे होंगे। तो वो दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक बन गया हमारे राष्ट्र के दो राष्ट्रगान के गाए जाने की वजह से। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोशी शिकालेली अफ्रीका, ये कोशी शिकालेली अफ्रीका है, ये राष्ट्रगान का नाम है। और विजन का मतलब होता है दृश्य, सपना भी होता है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है दृश्य। तो वो दृश्य जिसमें सफेद कोशी शिकालेली अफ्रीका गा रहे थे, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और काले डाई स्टेम गा रहे थे। डाई स्टेम और कोशी शिकालेली अफ्रीका दोनों राष्ट्रगान के नाम हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, राष्ट्र का पुराना राष्ट्रगान। ये डाई स्टेम जो है वो पुराना राष्ट्रगान है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यो द लिरिक्स, लिरिक्स का मतलब होता है किसी गाने वाली चीज के शब्द। तो यहाँ पर राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो राष्ट्रगान के शब्द। तो यद्यप दोनों उस दिन नहीं जानते थे शब्दों को ऑफ द एंथम, राष्ट्रगान के, दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब होता है नफरत करना, तो जिसे वे कभी नफरत करते थे। दे वुड सून नो, वो जल्द ही जान जाएंगे, द वर्ड्स बाय हार्ट, शब्दों को दिलों से। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि वो दिन नेल्सन मंडेला जी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतीकात्मक बन गया, क्योंकि उस दिन सफेद लोगों ने कोशी शिकालेली अफ्रीका गाया, काले लोगों ने डाइस्टेम गाया। ये दोनों एंथम जो हैं वो साउथ अफ्रीका के एंथम हैं, रिपब्लिक के एंथम हैं। लेकिन होता क्या था कि एक से दूसरा नफरत करता था। सफेद कोशी शिकालेली अफ्रीका से नफरत करते थे और ब्लैक जो थे वो डाइस्टेम से नफरत करते थे। लेकिन उस दिन डाइस्टेम ब्लैक लोग गा रहे थे और कोशी शिकालेली अफ्रीका व्हाइट लोग गा रहे थे। तो नेल्सन मंडेला जी को ये चीज देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि समझिए चमत्कार हो गया है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि उस दिन दोनों को ये बात नहीं पता थी, दोनों समूह को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि उनके बोल जो वो गा रहे हैं उसका क्या मतलब है। फिर आगे लिखा हुआ है दे वुड सून नो, यानी कि वो जल्द ही जान जाएंगे द वर्ड्स बाय हार्ट, तो शब्दों को दिलों से। अब अगले पैराग्राफ पर देखते हैं हम। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन वाले उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भरे हुए होना। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड यानी कि मैं भरा हुआ था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी इसका मतलब होता है इतिहास की भावना से। तो ओवरवेल्म्ड हम कह सकते हैं ओतप्रोत होना, भरे हुए होना। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी कि मैं भरा हुआ था इतिहास की भावना से।
इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, भयानक एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हाइट स्किन्ड यानी कि सफेद चमड़ी वाले, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के लोगों ने पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस यानी कि भेदभावों को मिटा लिया, भर लिया, पैस्ड अप यानी कि भर लेना, एंड erected a system of racial domination, erected का मतलब होता है उभारना, उठाना, तो एंड erected a system of racial domination, racial domination होता है नस्लीय सत्ता, तो एक नस्लीय सत्ता की व्यवस्था को उभारा, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ उनकी अपनी ही धरती पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20वीं सदी के पहले दशक में और एंग्लो बोयर के भयानक युद्ध के कुछ सालों के बाद और मेरे अपने जन्म से पहले, सफेद चमड़ी वाले साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपने भेदभावों को भर के एक नस्लीय सत्ता की एक ऐसी व्यवस्था को उभारा जो काले लोगों के खिलाफ थी उन्हीं के अपनी जमीन पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, तो जो ढांचा उन्होंने बनाया था, क्रिएटेड यानी कि बनाना, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, तो फॉर्म्ड द बेसिस यानी कि आधार बनी, बेसिस आधार, बेस से बना हुआ है, तो ये आधार बनी ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट, हार्शेस्ट कहते हैं सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा क्रूएल जो हो, निर्दयी, एंड मोस्ट इनह्यूमेन, मोस्ट इनह्यूमेन का मतलब सबसे ज्यादा अमानवीय, तो जो ढांचा उन्होंने बनाया था वो आधार बना सबसे निर्दयी और अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, समाज का जिसे विश्व ने कभी जाना हो। यानी इसका पूरा मतलब ये हुआ कि जो ढांचा उन्होंने बनाया था वो आधार बना एक सबसे निर्दयी और सबसे अमानवीय समाज का जिसे दुनिया ने कभी जाना हो। फिर आगे लिखा हुआ है नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब आखिरी दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे अपने 8वें दशक पर एक व्यक्ति के तौर पर, एक आदमी के तौर पर, दैट सिस्टम हैड बीन, वो व्यवस्था हो चुकी है। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न्ड का मतलब पलट देना, तो वो व्यवस्था पलटी जा चुकी है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड, इसे आप रिकग्नाइज्ड पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज्ड मत पढ़िएगा, रिकग्नाइज्ड होता है ये, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, तो इसे बदल दिया गया है उस एक से जो पहचानती है, रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानने वाला, जो पहचानती है द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, राइट्स यानी कि अधिकारों को, फ्रीडम्स यानी कि स्वतंत्रता को, तो अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पहचानती है सभी व्यक्तियों के, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस का मतलब होता है कि परवाह किए बिना, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग की परवाह किए बिना सभी के अधिकारों को और स्वतंत्रता को पहचानता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, अनइमेजिनेबल यानी कि जिसको सोचा ही ना जा सके, सैक्रिफाइसेस यानी कि त्याग, तो सोचे ना जा सकने वाले त्यागों से होकर के वो दिन आया था। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों मेरे लोगों के, तो वो दिन हजारों मेरे लोगों के सोचे ना जा सकने वाले त्यागों से होकर के आया था। पीपल हु सफरिंग, लोग जिनके कष्ट एंड करेज
और हिम्मत कैन नेवर बी काउंटेड, कभी भी गिने नहीं जा सकेंगे, और रिपेड, या उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। तो वो दिन मेरे हजारों लोगों के ना सोचे जा सकने वाले बलिदानों से, त्यागों से हो करके आया था, जिनकी या जिनके दुखों को और हिम्मत को कभी ना तो गिना जा सकेगा, ना ही उसका मुआवजा दिया जा सकेगा। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, फेल्ट का मतलब महसूस करना, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैंने बाकी दिनों पर किया है, that I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं सरलता से हासिल हूं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, पैट्रियट्स कहते हैं देशभक्तों को, तो मैं सरल रूप से उन सभी देशभक्तों का हासिल हूं, who had gone before me, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। That long and noble line, वो लंबी और शानदार कतार, नोबल का मतलब शानदार, लाइन का मतलब कतार, वो लंबी और शानदार कतार इंडेड खत्म हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन, और अब फिर से शुरू होती है, विद मी, मुझसे। आई वॉज पेन्ड, यानी कि मुझे तकलीफ थी, दैट कि आई वॉज नॉट एबल, मैं इस काबिल नहीं था या सक्षम नहीं था, टू थैंक देम, उनका शुक्र करने के, एंड दैट, और यह कि दे वेयर नॉट एबल, और वे सक्षम नहीं थे, टू सी, देखने के, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड फ्रॉट, फ्रॉट का मतलब हासिल करना, तो उनके त्यागों ने क्या हासिल कर लिया है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। देखिए डीप का क्या मतलब होता है, डीप का मतलब गहरा, और लास्टिंग का मतलब कायम रहने वाला। तो अपार्थाइड की नीति ने एक गहरा और कायम रहने वाला जख्म बनाया है, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश में और मेरे लोगों में। All of us will spend many years, हम सभी बिता देंगे कई साल, if not generations, अगर पीढ़ियां नहीं। आगे लिखा हुआ है, recovering from that profound hurt। देखिए profound का मतलब होता है गहरा, यानी कि ऐसी चीज जो बहुत ही गहराई में जाके आपको असर करे, तो profound hurt यानी कि गहरे जख्म की। तो उस गहरे जख्म से उभरने में हम कई साल लगा देंगे अगर पीढ़ियां नहीं लगी तो। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटालिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। देखिए डिकेड्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि इसका मतलब होता है दशकों के, ऑपरेशन यानी कि जुल्म के, यानी कि दशकों के जुल्म, और ब्रूटालिटी यानी कि बर्बरता का दूसरा और अनचाहा असर भी है। अनदर यानी कि दूसरा, और अनइंटेंडेड यानी कि अनचाहा, इफेक्ट यानी कि असर। तो दशकों के जुल्म और बर्बरता का दूसरा अनचाहा असर भी है, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलाइवर टैम्बोज। अच्छा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ओलाइवर टैम्बो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ओलाइवर टैम्बोज। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ओलाइवर टाम्बो ये व्यक्ति हैं जो एक बहुत ही फेमस इंसान हैं साउथ अफ्रीका के, लेकिन जब बात की जा रही है द ओलाइवर टैम्बोज की, तो इसका मतलब ये है कि इनके जैसे बहुत सारे और दूसरे लोग। तो इस बर्बरता और जुल्म ने क्या काम किया है, एक अनचाहा असर भी पैदा किया है, और वो ये है कि इसने पैदा करे हैं, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, और प्रोड्यूस का मतलब पैदा किए हैं। किस चीज को पैदा किया है? ओलाइवर टैम्बोज को पैदा किया है। फिर द वाल्टर सिसुलूज को पैदा किया है। यहाँ पर आप देखेंगे वाल्टर सिसुलू लिखा हुआ है, सिर्फ सिसुलूज नहीं है। इसका मतलब ये कई सारे वाल्टर सिसुलू को पैदा किया है। द चीफ लुथुलिस, चीफ लुथुलिस को पैदा किया है। यूसुफ दादूस को पैदा किया है। ब्रैम फिशर्स को पैदा किया है। रॉबर्ट सुबुकवेस को पैदा किया है। ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के, यानी ये लोग किसी भी समय में रहे हों, एक दूसरे के साथ मौजूद रहे हों, ना रहे हों,
लेकिन इस जंग के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान, इस बर्बरता के दौरान बहुत सारे ऐसे महान लोग हमारे बीच में पैदा हुए, men ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसके आगे का हम अगले पेज पे देखते हैं। करेज, विस्डम एंड जनरोसिटी। करेज यानी कि हिम्मत, विस्डम यानी कि बुद्धि, और जनरोसिटी यानी कि दयालुता। तो व्यक्ति असाधारण हिम्मत, बुद्धि और दयालुता के, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि इनके जैसे दोबारा कभी भी जाने नहीं जाएंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, शायद इसकी जरूरत होती है, रिक्वायर्स का मतलब जरूरत होना, इसकी जरूरत होती है इतने गहरे ऑपरेशन यानी कि जुल्म की, इतने गहरे जुल्म की शायद जरूरत होती है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने ऊंचे व्यक्तित्व को बनाने के लिए शायद इतने गहरे जुल्म की जरूरत होती है। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश अमीर है। इन द मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ, एंड जेम्स, जेम्स होते हैं जवाहरात जैसे कि डायमंड। तो मेरा देश अमीर है खनिज पदार्थों और जवाहरात में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। लाई का मतलब पड़ा हुआ है और बीनीथ का मतलब नीचे, इट्स सॉइल इसकी जमीन के, इसकी मिट्टी के। तो मेरा देश अमीर है खनिज पदार्थों में, जवाहरातों में, जो इसकी जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से पता है या मैं हमेशा से जानता हूं, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी सबसे बड़ी दौलत, ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, तो फाइनर का मतलब सीधे एंड ट्रूअर का मतलब सच्चे, सीधे और सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड। प्योरेस्ट का क्या मतलब हुआ? प्योरेस्ट का मतलब हुआ शुद्ध, और डायमंड्स का क्या मतलब हुआ? हीरे। तो शुद्ध हीरे से भी ज्यादा सीधे और सच्चे लोग इसकी सबसे बड़ी दौलत हैं। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? अगला पैराग्राफ कह रहा है, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये इन्हीं साथियों से है। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। इन द स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, तो संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से है, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने सीखा हिम्मत का मतलब। टाइम एंड अगेन, देखिए टाइम एंड अगेन का क्या मतलब हुआ? टाइम एंड अगेन का मतलब हुआ वक्त और वक्त, यानी कि बार बार। आई हैव सीन मेन एंड विमेन, मैंने देखा है आदमियों को और औरतों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, जोखिम लेते और अपनी जानों को देते, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। तो बार बार मैंने देखा है आदमी और औरतों को जोखिम लेते हुए और अपनी जानों को देते हुए एक विचार के लिए। आई हैव सीन मेन, मैंने देखे हैं आदमियों को, स्टैंड अप टू अटैक्स, खड़े होते हुए हमलों के सामने, एंड टॉर्चर, और जुल्म के, टॉर्चर का मतलब जुल्म। तो मैंने लोगों को या व्यक्तियों को देखा है हमलों के सामने खड़े होते और जुल्म के सामने खड़े होते, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग आ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। देखिए रेजिलियंस होती है क्षमता, कि आप किसी चीज का सामना कर पाए, किसी चीज से उभर सकें, और स्ट्रेंथ होती है शक्ति। तो शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, दिखाते हुए शक्ति और क्षमता को, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो नकार दे, डिफाई का मतलब नकार दे, झूठा साबित कर दे, द इमेजिनेशन, सोच को भी, जो सोच को भी झूठा साबित कर दे। तो मैंने देखा है लोगों को या व्यक्तियों को हमलों के सामने और जुल्म के सामने बिना टूटे खड़े होते हुए, एक ताकत और क्षमता दिखाते हुए जो सोच को भी झूठा साबित कर दे। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ fear। absence क्या होता है? absence का मतलब होता है मौजूद ना होना,
तो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि मैंने सीखा कि हिम्मत डर का मौजूद ना होना नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ कहते हैं जीत को। तो मैंने क्या सीखा कि इसके ऊपर जीत होती है। किसके ऊपर? डर के ऊपर जो जीत होती है वही करेज होती है। करेज ये नहीं है कि आपके अंदर डर मौजूद ना हो। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस ना करता हो। फियर और अफ्रेड सिनोनिम है। फियर का मतलब भी डर और अफ्रेड का मतलब भी डर होता है। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वो है जो जीत लेता है। कॉन्कर का मतलब जीत लेना। किस चीज को जीत लेता है? दैट फियर, उस डर को। जो उस डर को जीत लेता है वही बहादुर आदमी होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी पैदा नहीं होता है नफरत करते हुए दूसरे व्यक्ति को। हेटिंग यानी कि नफरत करते हुए। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग ऐसा कहता है, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसकी पृष्ठभूमि ऐसी बात करती हो, और हिज रिलीजन या फिर उसका धर्म ऐसा हो कि वो पैदा होगा तो उसको नफरत दूसरे से करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि स्किन की वजह से हो, बैकग्राउंड की वजह से हो, या फिर रिलीजन की वजह से हो। आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, व्यक्तियों को, लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है। और यहाँ पर मस्ट लगा है तो इसका मतलब है जरूर सीखना पड़ता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया जा सकता है टू लव, प्यार करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार और प्राकृतिक रूप से आता है टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के दिल में, देन इट्स अपोजिट, इसके उलट के मुकाबले पर। अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट लव का अपोजिट, और वो क्या होगा? वो होगा हेट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट का मतलब बहुत ही ज्यादा दुख भरे। तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में सबसे ज्यादा दुख भरे वक्त में, when my comrades and I were pushed to our limits, यानी कि मुझे ढकेल दिया गया था अपनी हदों तक, यानी कि हमारी हदों तक जब हमें ढकेल दिया गया था, यानी इनको इतना टॉर्चर करा गया कि इनके मन से ये निकलने लगा कि अब बर्दाश्त के बाहर है, अब हम इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनको और इनके जो साथी थे उनको। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं देख सकता था एक चमक। ग्लिमर का मतलब होता है चमक। मैं देख सकता था एक चमक को, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, गार्ड्स यानी कि वो सिपाही जो जेल में मौजूद रहते हैं निगरानी करने के लिए। तो एक निगरानी करने वाले सिपाही में मैं देख सकता था मानवता की चमक को। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए। बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये काफी थी। इनफ का मतलब काफी होना। ये काफी थी टू रीअश्योर मी, मुझे आश्वासन देने के लिए, फिर से आश्वासन देने के लिए, मुझे फिर से आश्वासन देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए। यानी कि ये जो काम कर रहे थे वो ये करते रहेंगे, इस बात का आश्वासन इनको उस ह्यूमैनिटी की चमक से मिल गया, मानवता की उस चमक से मिल गया। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक आग है। फ्लेम का मतलब आग। जैसे जब आप लकड़ी जलाते हैं तो एक लौ जो उठती है उसी को कहा जाता है फ्लेम। वो वही आग की बात ये कर रहे हैं। मानव की जो अच्छाई है वो एक आग है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप सकती है। जैसे कि अक्सर आग जलते जलते फ्लेम गायब हो जाती है, लेकिन आग मौजूद रहती है। तो वो आग मौजूद रहती है, वो छिप तो जरूर सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मगर कभी भी बुझ नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती है। इसके बाद हम चलेंगे अगले पैराग्राफ पर जो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर कहा गया है, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं।
ऑब्लाइगेशंस यानी कर्तव्य, ऑब्लाइगेशंस टू हिज फैमिली वो कर्तव्य जो उसके परिवार के प्रति होते हैं, टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के प्रति होते हैं, टू हिज वाइफ उसकी बीवी के प्रति होते हैं, एंड चिल्ड्रंस उसके बच्चों के प्रति होते हैं, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल और उसका एक कर्तव्य होता है उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी उसकी समाज के प्रति, हिज कंट्री उसके देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन एक नागरिकीय, सिविल का मतलब नागरिकीय एंड ह्यूमेन मानवीय। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सोसाइटी यानी एक नागरिकीय और मानवीय समाज में ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है उन कर्तव्यों को पूरा करने में, फुलफिल मतलब पूरा करने में, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस। अकॉर्डिंग का मतलब होता है हिसाब से, टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस यानी कि अपने झुकाव के, एंड एबिलिटीज मतलब सक्षमताओं से। तो एक नागरिकीय और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है उसके अपने क्षमता के और झुकाव के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में ये लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, इम्पॉसिबल फॉर अ मैन यानी कि नामुमकिन है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, एक आदमी के लिए नामुमकिन है, ये लगभग नामुमकिन है एक आदमी के लिए। ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म के, एंड कलर रंग के, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस कि वो पूरा कर सके उन दोनों कर्तव्यों को। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन एक आदमी रंग वाला, अब रंग वाला यानी कि ब्लैक इंसान, हु अटेम्प्टेड टू लिव जो प्रयास करता है, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, और अटेम्प्टेड टू लिव यानी कि प्रयास करता है जीने का, एज अ ह्यूमन बीइंग एक मानव की तरह, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानव, एक मानव की तरह जीने का प्रयास करता है, was punished and isolated उसे सजा मिलती थी और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो कोशिश करता था, ट्राइड यानी कि कोशिश करता था, फुलफिल पूरा करने की, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली यानी कि इनएविटेबली का मतलब होता है निश्चित तौर पर, रिप्ड यानी कि उजाड़ लिया जाना, फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम उसके परिवार से और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट और मजबूर किया जाता था एक जीवन अलग जीने के लिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज के प्रति या अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे निश्चित तौर पर उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता, उसके घर से अलग कर दिया जाता और उसे मजबूर किया जाता कि वो एक ऐसा जीवन जिए जिसमें वो अलग थलग हो अपनी फैमिली से। द ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। अच्छा, ये ट्विलाइट एग्जिस्टेंस क्या है? देखिए, ट्विलाइट उस वक्त को कहते हैं जब आसमान में सूरज डूब चुका होता है लेकिन अंधेरा भी कायम नहीं होता है, अंधेरा आने में भी थोड़ा वक्त होता है। तो उस टाइम पे ना सूरज होता है और ना ही अंधेरा होता है, तो बीच की एक ये कड़ी जो होती है उसी को कहा जाता है ट्विलाइट। और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस यानी कि अगर उस टाइम पर किसी चीज को आप देखते हैं तो वो धुंधली दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं उस धुंधली मौजूदगी की, ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। सिक्रेसी यानी कि गोपनीयता की और रिबेलियन यानी कि विद्रोह की। तो गोपनीयता यानी कि ये एक जीवन जीना चाहते हैं, जिस जीवन को ये जी नहीं सकते हैं उसे ये जीना चाहते हैं, इसलिए ये सीक्रेट है। अगर ये किसी से कहेंगे हम ऐसे रहना चाहते हैं तो वाइट लोग इनको पनिश्ड करेंगे कि आप ऐसे क्यों रहेंगे, आप नहीं रह सकते हैं, आप हमारे गुलाम हैं। ये सिक्रेसी वाला जीवन ये हुआ।
एंड रिबेलियन और विद्रोह की, तो इनके मन में हमेशा ये ख्याल आता रहता है कि इस चीज के प्रति हमें विद्रोह करना है, लेकिन इनको फिर डर लगता है कि हाँ, अगर हम विद्रोह करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो एक मौजूदगी तो है उस सिक्रेसी, यानी कि एक ऐसी लाइफ की जो ये जीना चाहते हैं, और एक ऐसे भावना की जिसमें ये विद्रोह करना चाहते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं। ये धुंधली सी मौजूदगी है। तो एक धुंधली मौजूदगी, गोपनीयता और विद्रोह की। I did not in the beginning choose to place my pupil above my family. मैंने शुरू में अपने लोगों को अपनी परिवार के ऊपर नहीं चुना। But in attempting, लेकिन इस कोशिश में to serve my pupil, अपने लोगों की सेवा करने के, यानी कि अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में I found, मैंने पाया that I was prevented, कि मुझे रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, पूरा करने से मेरे कर्तव्यों को, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, या एक पति के रूप में। फिर इसके आगे हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आजाद होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आजाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, आजाद हर एक तरीके से। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, आजाद दौड़ने के लिए मैदानों में। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, आजाद था तैरने के लिए। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, उस साफ धारा में जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। रैन थ्रू यानी कि होकर के गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट म्यूलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मिलीज कहते हैं भुट्टे को, जो कॉर्न होता है उसी को मिलीज कहते हैं। तो आजाद था मिलीज को सितारों के नीचे भूनने के लिए, और धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आजाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड, जब तक कि, एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक कि, आई ओबेड, मैंने पालन किया, माई फादर, अपने पिता का, और बंधा रहा, बाय द कस्टम्स, यानी कि रीति रिवाजों से, ऑफ माई ट्राइब, अपने जाति के। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशान नहीं किया गया। बाय द लॉज ऑफ मैन, व्यक्तियों के कानून से, और गॉड, या फिर ईश्वर के। यानी कि इन्होंने ये कहा कि जब तक कि इन्होंने अपने पिता का पालन किया और अपने जाति के रीति रिवाजों से बंधे रहे, इन्हें परेशानी नहीं पहुंची, ना ही इंसान के कानूनों से, ना ही ईश्वर के कानूनों से। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये तब हुआ जब मैंने सीखना शुरू किया। दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरे बचपन की आजादी एक भ्रम थी। When I discovered, जब मुझे पता चला, एज अ यंग मैन, एक नौजवान के तौर पर, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आजादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मैंने इसके लिए भूख महसूस करनी शुरू कर दी। एट फर्स्ट, पहले, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पर, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आजादी को सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, अच्छा ये ट्रांजिटरी क्या है? ट्रांजिटरी एक ऐसी चीज होती है जो कायम न रहे, यानी कि परिवर्तित होती रहे। तो एक कायम न रहने वाली आजादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रहने की आजादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो पढ़ने की आजादी जिससे मुझे खुशी मिले। एंड गो वेयर आई चूज, और वहां जाने की आजादी जहां मैं चाहूं। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, एक नौजवान के तौर पर जोहानिसबर्ग में। देखिए जोहानिसबर्ग जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है साउथ अफ्रीका की।
जैसे वो 3 कैपिटल इंपॉर्टेंट सिटी हैं, वैसे ही जोहानिसबर्ग भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है। आई ईयर्नड, अब ये देखिए ईयर्नड का क्या मतलब हुआ। ईयर्नड का मतलब ये हुआ कि मुझे लालसा हुई, चाहत हुई फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो किस चीज की इनको चाहत हुई? मूल रूप की और सम्मानजनक आजादी की। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को हासिल करने की। अचीविंग यानी कि हासिल करना, और पोटेंशियल यानी कि क्षमता, अपनी क्षमता को हासिल करने की आजादी, मूल रूप की और सम्मानजनक। ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी रोजी कमाने की। ऑफ मैरिइंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने की और परिवार रखने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है बाधित करना, यानी कि आजादी जो एक कानूनी जीवन में बाधित नहीं होती। बट वेन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, फिर धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहनें ये भी आजाद नहीं थे। आई saw that it was not just my freedom, मैंने देखा ये सिर्फ मेरी आजादी नहीं है। That was curtailed, curtailed का मतलब होता है कुचल दी जाना, कम कर दी जाना। तो that was curtailed, जिसे कुचल दिया गया हो। But the freedom of everyone, मगर सभी की आजादी थी। Who looked like I did, जो दिखाई पड़ते थे जैसे कि मैं। That is when I joined द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये तब था जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं सदस्य बना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। एंड दैट इज व्हेन, और ये तब था, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी अपनी आजादी की भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर, बन गई बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। यानी कि होता क्या है ना कि ये जब देखते हैं कि सभी की आजादी कुचल दी गई है, कोई भी आजाद नहीं है, तब इनको समझ में आता है कि सिर्फ अपने लिए ही आजादी की जरूरत नहीं है, हमें सबकी आजादी की जरूरत है। और इनकी जो खुद की आजादी के लिए जो भूख होती है, फिर वो बड़ी भूख में बदल जाती है कि मुझे अपने सभी लोगों को आजाद करना है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी को सेम चीज हुई थी। उन्होंने भी ये फील किया कि वो आजाद नहीं है, और उन्होंने जब ये फील किया कि वो आजाद नहीं है, तो उन्होंने सबकी आजादी के बारे में सोचा, और फिर वो इंडिया के बापू कहलाए। तो आपको एक और फैक्ट मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं, इनको महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए, इट वॉज दिस डिजायर, ये वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स, अपने लोगों की आजादी के लिए यही वो इच्छा थी, अपने लोगों के लिए, कि वे अपनी जिंदगी जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान के साथ और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, अब ये देखिए एनिमेटेड का मतलब क्या होगा। एनिमेटेड का मतलब होता है परिवर्तित करना, तो जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो यही वो ख्वाहिश थी, यही वो इच्छा थी अपने लोगों की आजादी की, कि वे अपनी जिंदगी सम्मान से और आत्मसम्मान से जी सकें, जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब देखिए फ्राइटेंड वर्ड यहाँ पे आ गया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ होना। फेयर का मतलब आपने देखा डरा हुआ, अफ्रेड का मतलब आपने देखा डरा हुआ, अब ये फ्राइटेंड आ गया। तो जिसने बदल करके रख दिया एक डरे हुए नौजवान को एक निडर आदमी में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। देखिए अटॉर्नी क्या होते हैं? अटॉर्नी होते हैं वकील। तो जिसने कानून से बंधे वकील को बदल दिया एक मुजरिम में। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को एक आदमी में बदल दिया बिना घर के।
that forced a life loving man to live like a monk, जिसने मजबूर कर दिया एक जिंदगी जीने वाले आदमी को एक संत की जिंदगी जीने पर। फिर लिखा हुआ है आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। वर्चुअस का मतलब होता है गुणी होना और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब आत्मत्यागी होना। तो मैं अब न और ज्यादा गुणी हूं और न और ज्यादा आत्मत्यागी हूं देन द नेक्स्ट मैन, सामने वाले से। यानी ये कह रहे हैं कि हम सभी ने बलिदान दिए हैं और हम सभी को जो चीज मिली है सेम टू सेम है। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। मैंने पाया कि मैं आनंद नहीं ले सकता इस तुच्छ और सीमित आजादी की। आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free, जो मुझे दी गई थी जब मैं ये जानूं कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं। अलाउड का मतलब किसी चीज की परमिशन देना। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, आजादी नहीं बांटी जा सकती। इनडिवाइजिबल जिसको बांटा ना जा सके। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, द चेन्स यानी कि जंजीरें ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी व्यक्ति पर, वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, थी जंजीरें उन सभी के ऊपर, यानी कि मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जंजीर, उन सभी व्यक्तियों पे जंजीर हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सभी लोगों के ऊपर जंजीरें मेरे ऊपर जंजीर हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम अगले पैराग्राफ पर। आई नो, मैं जानता हूं दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जुल्म करने वाले को भी आजाद करना जरूरी है। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, ठीक वैसे ही जैसे जुल्म सहने वाले को आजाद करना जरूरी होता है। अ मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो ले जाता है, टेक्स अवे का मतलब ले जाना, another man's freedom, दूसरे व्यक्ति की आजादी को, is a prisoner of hatred, वो एक कैदी है नफरत का। hatred यानी कि नफरत। he is locked behind the bars of prejudice, वो कैद है सलाखों के पीछे। prejudice का मतलब होता है अन्याय, तो वो अन्याय की सलाखों के पीछे कैद है। एंड नैरो माइंडनेस, और तुच्छ सोच की, तुच्छ सोच और अन्याय की सलाखों के पीछे वो कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच में आजाद नहीं होऊंगा। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन, ठीक वैसे ही जब मुझसे मेरी आजादी छीन ली जाए। द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, तो जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला एक ही जैसे हैं, दोनों की मानवता उनसे लूटी जा चुकी है। रॉब्ड का मतलब होता है लूट लेना, तो उनसे उनकी मानवता लूट ली गई हो। एक ही जैसे होंगे वो दोनों, जैसे कि उनसे उनकी मानवता को लूट लिया गया हो। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में जो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम खत्म होता है। इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे वो ओरल कंप्रहेंशन हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, या फिर चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चंस हैं, उनको सभी को एक अगली वीडियो में कंप्लीट करके मैं कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।